आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा लेक्चर 6। आज हमारा डे 6 है। हम लोगों ने पीछे बात की है आर्टिकल्स के बारे में, सिटीजनशिप, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में, डीपीएसपीज के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम लोग स्पेसिफिकली एक टॉपिक है हमारा, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनडी एंड सीडीएस पोर्शन के लिए। और आपको फिर से बता दूं कि जितना करवाया जाएगा उतना ही आएगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार पीछे जाओ और हमारी सारी वीडियोस एक बार देख लो प्लेलिस्ट की, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंस देगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपकी प्रिपरेशन एक बार बूस्ट हो जाएगी। आप मेरी वीडियोस को 2x पे भी सुन सकते हैं, ताकि आपकी एक बार जो प्रिपरेशन अगर आप कर चुके हो एक बार ऑलरेडी, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो जस्ट लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको अच्छा लगे तो तभी करना, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, आपको करना ही करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। राइट, जितना करवाया जाएगा उतना ही आएगा। आपको कोशिश करूंगा मैं कि आपको अच्छे से समझ आ सके, जितना भी करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ आ सके, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर बिना तो बकवास करते शुरू करते हैं चैनल अपना वीडियो चैनल शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारे आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सर आप पहला क्वेश्चन आपके मन में राइज हुआ होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। वो हम लोग कोर्ट में जाके, अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके हम अपील कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, अगर हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटी है अगर वो हमारी वायोलेट होती है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इट मींस इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। It is not enforceable. It is not enforceable. It is not enforceable by any court. By any court. कोई भी कोर्ट के सामने ये एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, अब हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आई क्यों, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा इसकी, बट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटी है इट कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि यार फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में ही क्यों आई है, इसका पार्ट अलग क्यों नहीं बना। क्योंकि ये जो हमारी आर्टिकल्स है इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 51A। ये हमारे 51A के अंडर आती है। हमारा आर्टिकल नंबर 51A क्या था, हमने पिछली वीडियो में डीपीएसपी में कवर किया था। हमारा आर्टिकल नंबर 51 जो कि हमें बोलता है कि हमें इंटरनेशनल पीस के साथ, सिक्योरिटी के साथ रहना चाहिए। ओके, अब आर्टिकल नंबर 51A के अंडर ही आई है, इसलिए इसको पार्ट 4A का कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज का। ओके, अब हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी इसके हिस्ट्री के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आपको वैसे समझाऊंगा मैं। इसके लिए 2 कमिटीज आपको पता होना काफी जरूरी है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी लिखूंगा इसको मैं, राइट, इसको मैं लिखूंगा एफडी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, अब इसमें हुआ क्या था कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, हम सभी को पता है कि जो हमारी इंदिरा गांधी ने 1975 में हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। बट वो क्यों लगाई थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो जेपी मूवमेंट थी, जो हमारी जेपी मूवमेंट थी, अब इसमें हुआ क्या था कि इन दी जेपी मूवमेंट में, उसे हम लोग बिहार मूवमेंट भी बोलते हैं, कि इन दी बिहार में क्या हुआ था कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक स्ट्राइक कर दी, उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने बोला कि जितने भी करप्शन हो रही है हमारे इंडिया के अंदर उसको बंद किया जाए। फॉर एग्जाम्पल वो दे रहे थे इंदिरा गांधी की, क्योंकि उसके बाद क्या होता है इन 1975 के अंडर, क्योंकि चलो आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाता हूं, हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है यार कि जब इंदिरा गांधी को पता लगता है कि मेरी सरकार नहीं आने वाली, इस बार उसकी सरकार नहीं आएगी, वो क्या करती है, वो ना मतलब वोट्स जो है उसको, सिस्टम को हिलाती है। वो क्या करते हैं कि अब जो उनकी वोट्स होती है वो अपने पे ले आती है। ठीक है, ताकि वो जीत सके। वो कुछ ना कुछ तकरम लगाती है कि वो गलत तरीके से वो जीत सके, तो वो जीत जाती है इलेक्शन। उसके बाद उसकी सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे जाके उसकी सुनवाई होती है, तो वो वहां पे पाया जाता है कि यार कि इंदिरा गांधी गलत है। और उन्होंने बोला था कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लोग वोट्स डालेंगे, फिर से हम लोग एक पीएम अपना नया निर्धारित करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जेपी मूवमेंट थी, बिहार मूवमेंट चल रही होती है स्टूडेंट्स की, जो बोलते हैं कि हमारी जितनी करप्शन है वो बंद हो सके।
ठीक है, उसको मध्य में रखते हुए इन 1975 के अंडर नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी डिक्लेयर कर देती है। इंदिरा गांधी डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी 1975, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी पे अड़ी थी, उसको ये था मेरी कुर्सी निकल जाए। और तो और हमारे नेशनल इमरजेंसी के अंडर क्या होता है कि हमारे राइट्स हो रहे थे, हमारे देश के अंदर तब राइट्स हो रहे थे, कोई ऑपोजिशन पार्टी के कोई ये पार्टी के राइट्स होने शुरू हो गए। तो ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस और ड्यू टू द आर्म्ड रेबेलियंस, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इंदिरा गांधी ने बोला कि हम लोग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं 1975। ओके, अब नेशनल इमरजेंसी लगी भाई, अब हमारी नेशनल इमरजेंसी 21 मंथ्स के लिए लगी थी, 21 मंथ्स के लिए लगी है हमारी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि उसके बाद एक स्वर्ण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया, उसके बाद हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मेन गवर्नर, मेन जो हेड थे, उन्होंने बोला था कि इस जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, इतने राइट्स हो रहे, इतने दंगे हो रहे हैं, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत है कि वो हर एक नागरिक जो है वो फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है हमारी। इस कमेटी के अंडर हमारे सारे के सारे ड्यूटीज आती है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट जिसको हम लोग बिहार मूवमेंट भी बोलते हैं, बिहार मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्राइक ऑफ द चिल्ड्रंस, स्ट्राइक ऑफ द स्टूडेंट्स, स्ट्राइक ऑफ स्टूडेंट फॉर करप्शन, फॉर एंटी करप्शन, कि करप्शन को खत्म कर सके हम लोग। ओके, अब आगे क्या हुआ, आगे बोला गया था कि इन 1975 इंदिरा गांधी डिक्लेयर्स, इंदिरा गांधी क्या डिक्लेयर कर देती है, नेशनल इमरजेंसी ऑन बिहाफ ऑफ आर्म्ड रेबेलियंस, ऑन बिहाफ ऑफ आर्म्ड रेबेलियंस। ओके, अब इंदिरा गांधी ने तो 1975 में हमारा डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी, ठीक है। अब उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया कि जो हमारे मेन हेड थे, उन्होंने बोला कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी का उपयोग हुआ, हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, उसके अंडर उस बंदे ने हमारे को एक फंडामेंटल ड्यूटीज दी, उसने हमें टोटल काफी फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, अराउंड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो उसकी हम लगा रहे हैं, अपने वहां पे लगा रहे हैं। उसने एक्स्ट्रा 3 और फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी थी, जो कि सरकार ने उसको मना कर दिया कि भाई इतनी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हम इतनी हार्ड भी नहीं लगा सकते अभी पीपल्स के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी हुई जिसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, स्वर्ण सिंह कमेटी जिसने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी, फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई करवाई, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के अंडर आई है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप उस थोड़ा सा आपको हल्का का इसमें याद रखना पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज इसको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और ये आर्टिकल 51A में अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, पार्ट 4A, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, कोई भी एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज का उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग ये है कि जेपी मूवमेंट और बिहार मूवमेंट चली थी, स्ट्राइक हुई थी, इसके कारण जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या हो रहा था कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो हमारे आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 एक्सेप्शन ऑफ दिस एवरी आर्टिकल, जो भी हमारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अबॉलिश हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे काफी ज्यादा, तो फिर सरकार ने बोला कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी की जरूरत है। उनको भी हाथ में रखते हुए हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया था। हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि जो 3 रिकमेंडेशन not accepted by government of स्वर्ण सिंह कमेटी, ये 3 रिकमेंडेशन थी जो कि हमारी सरकार ने मना कर दी थी कि भाई हम लोग ये ड्यूटीज अप्लाई नहीं करेंगे हमारे देश के अंदर, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर नहीं आएगा। उसकी जो पहली थी, उसने बोला था पार्लियामेंट हैज टू प्रोवाइड, उसने बोला था पार्लियामेंट मस्ट प्रोवाइड
must provide punishment to the people who do not follow फंडामेंटल ड्यूटीज। इस बंदे ने पहली रिकमेंडेशन दी थी कि यार जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी बंदे को पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है, उसको कोई भी पनिशमेंट दे सकती है अगर वो फंडामेंटल ड्यूटीज को मतलब फॉलो नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी तगड़ी चीज थी क्योंकि तब हमारा देश दंगों में आ चुका था, राइट्स चल रहे थे हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी के दौरान, और ये इतनी बड़ी चीज बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें अप्लाई करना ही चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें करना ही चाहिए, मतलब कि लागू करना चाहिए हमारे देश के अंदर, वो जरूरी है। वो सरकार ने मना कर दिया, उसने बोला भाई ठहर जाओ स्वर्ण सिंह, ठहर जाओ, इतना जरूरी भी नहीं है कि ये जो पार्ट उसने बोला था पार्लियामेंट मस्ट प्रोवाइड पनिशमेंट टू पीपल हु डू नॉट फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो थी ये एक्सेप्ट नहीं की गई थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अगली चीज है, अगली वो चीज बोलता है हमें, सेकंड रिकमेंडेशन थी नो लॉ कैन impose punishment to people who do not follow fundamental duties। इस बंदे ने बोल दिया कि जैसे मान लो कि मैं बंदा हूं, ठीक है, मैंने फंडामेंटल ड्यूटी का उपयोग नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो की, तो मेरे को पुलिस उठा के लेगी क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया था। उन्होंने बोला पार्लियामेंट के पास एक प्रोवाइड है कि वो पनिशमेंट देगी बंदों को, ठीक है, मेरे को उन्होंने पनिशमेंट दे दी। उसके बाद उसने बोला कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा कि जो कि इंपोज करेगा पनिशमेंट, की पनिशमेंट रद्द की जाए। जैसे पार्लियामेंट ने बोला था पहली पार्लियामेंट को पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। सेकंड चीज वो बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा हमारे देश के अंदर कि जो बंदा, जैसे मैंने फंडामेंटल ड्यूटी को इंपोज किया, मैंने फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट किया है, तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, मेरे को कोई भी लॉ बचा नहीं सकता है। दिस कम्स अंडर सेकंड रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। थर्ड था कि पेइंग ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यार तब हम लोग, हमारे पास अंबानी तो थे नहीं, एक आधे होंगे हमारे देश के अंदर, इतने तो थे नहीं यार अंबानी, ठीक है, कि जो कि टैक्स पे कर सके। हमारा देश राइट चल रहे हैं हमारे देश में, अब वो कर तो प्रोवाइड तो कर नहीं सकते टैक्सेस। तो उसने बोला कि यार थर्ड रिकमेंडेशन जो है वो गलत है, टैक्स पे नहीं होंगे, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू पे द टैक्सेस। ये 3 रेस्ट्रिक्शन थी जो उसने लगाई गई थी गवर्नमेंट ने, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के उनके रिकमेंडेशन को मना कर दिया गया था कि भाई ऐसा नहीं है स्वर्ण सिंह, आप कुछ भी बोलेगा वही कर लेंगे। ये 3 चीजें नहीं फॉलो होंगी, ये 3 चीजें एक बार आप नोट कर लो। ओके, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले हमारे पास टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, हम एक बार उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है, 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को, और आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा यहीं पे। चलिए डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की जो लिस्ट है हमारी। ओके, हमें पहला क्या बोलता है, चलिए एक काम करता हूं, मैं वीडियो को पॉज करता हूं अभी, ठीक है, और पेन लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम पास भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये है हमारी लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज की। हमारी जितनी भी लिस्ट है, राइट, दिस इज द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट, ये हमारे टोटल 11 पॉइंट्स। ओके, एक आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है एनडीए और सीडीएस में, ये यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा जा चुका है एनडीए में, एनडीए लेवल तक तो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11। पहले हमारे पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी टोटल 10, पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बट अकॉर्डिंग टू द 86th अमेंडमेंट एक्ट हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड हो चुकी है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमें बोलती है कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमें बच्चों को 6 ईयर से लेके 14th ईयर तक हमें उन्हें एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फिर से सुनिए,
11th ड्यूटी जो है और फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट टेल्स अस अबाउट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन टू वी शुड गिव द एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 इयर्स की एज तक हमें उन्हें देनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में लेके जाऊं, हमने आर्टिकल नंबर 45 के आई थिंक 45 और 43 तक हमने इसके बारे में पढ़ा था कि उसके अंडर हमें बोला गया था कि इट इज द प्रोविजन, कि ये प्रोविजन है कि हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 21A इट बिकम्स अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द 86th अमेंडमेंट एक्ट। 21A के अंडर ये हमारा पक्का बन गया था कि हमें बच्चों को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, इट इज अ फंडामेंटल राइट। आई थिंक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे पहला बोलता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। ओके, स्वर्ण सिंह जी ने पहला बोला था कि यार कि हम सारे के सारे जितने भी आदमी हैं, ये हम सारे के सारे क्या है, हम लोग एक अबाइड है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बंधे हुए हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी इंडिया का मैच शुरू होता है, आपने सभी देख रहे होंगे वर्ल्ड कप और देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी आईपीएल मैच शुरू होते हैं सबसे पहले इंडिया का सॉन्ग बजता है, जन गण मन, नेशनल एंथम शुरू होती है। तो इन दी नेशनल एंथम में क्या होता है, सारे बंदे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, जब सारे बंदे ऐसे अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वो हमारे एक रिस्पेक्ट देते हैं। इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द इंडियन, ओनली सिर्फ इंडियन की है कि वो रिस्पेक्ट करे हमारे नेशनल एंथम को और नेशनल फ्लैग को। ओके, सेकंड बोलता है हमें टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमें ये बोलता है हमारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल वाले बंदे हैं, हमारे की जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के बंदे हैं, जिन्होंने भी अपनी जान हमारे लिए निशावर की है, हमारे देश के लिए निशावर की है, हमें उनके आइडियल थॉट्स के बारे में उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल चले महात्मा गांधी, ठीक है, उन्होंने अपने देश के लिए काफी कुछ किया है, वैसे कह सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा कि हमें उनके आइडियल्स को लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल भगत सिंह, हमारे भगत सिंह के हमें आइडियल्स को आगे लेके चलना चाहिए, ठीक है, वायलेंस वाले, जैसे है कि वो काफी हॉट टेम्पर थे, ठीक है, बट हमें उनकी कुछ अच्छे आइडियल्स है, हमें उनको आगे लेके जाना चाहिए, जिन्होंने की हमें वो फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने अपनी लाइफ हमारे लिए निशावर की है, हमें उनके नोबल आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए। थर्ड बोलता है हमें टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आई होप आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल के अंडर जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट के अंडर। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको जब प्रियम्बल करवाऊंगा अगले टॉपिक के बारे में तो आपको तब आ जाएगा, ठीक है। ये हमें बोलता है टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब एकता होनी चाहिए, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें बोलता है थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। फोर्थ हमें बोलती है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, जैसे कि एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हमला कर दिया, आपने उड़ी फिल्म देखी सभी ने, आई होप आपने देखी होगी, नहीं उड़ी नहीं थी, बुज फिल्म थी। बुज में क्या होता है कि जब हमारी एयर स्ट्राइक होती है तो हमारे जो हमारी एयरलाइन होती है, जो हमारी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोई भी पाथ बचता नहीं है रनवे का, तो वो क्या करते हैं, नया रनवे बनवाते हैं पीपल की हेल्प के साथ। वही बोलता है हमें नेशनल सर्विसेज की हेल्प करनी चाहिए, रेंडर करना चाहिए। ओके, अगला हमें बोलता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। हमें सभी के कि हम सारे एक हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड है वो हमें बोलता है हम सारे भाई हैं। जैसे मान लो सारे के सारे डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं हिंदू रिलीजन का, कोई सिख रिलीजन का है, कोई मुस्लिम रिलीजन का है, ठीक है, कोई क्रिश्चियनिटी रिलीजन का है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ भेदभाव करूंगा, ऐसा है कि वो सारे के सारे मेरे भाई हैं, और तो और हम लोग सिर्फ एक ही हमारा धर्म है, दैट इज इंडिया। आई होप आप लोगों ने फिल्म देखी होगी चक दे इंडिया। इन दी चक दे इंडिया में भी ऐसा था कि सारी लड़कियां बोलते स्टेट का नाम बोलते हैं, उनको साइड करता है, तो जो लड़की बोलते हैं इंडिया, उसको वो आगे लेके आता है। कि यही है कि टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड, हम सभी के बीच में हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे कुतुब मीनार है, ताजमहल, ऐसा नहीं है कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है भैया हम उस पर ड्राइंग बना दें, उस पर कुछ भी लिख दें, गंद लिख दें, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उस हेरिटेज को, हमें रिच हेरिटेज को अपना अच्छे से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला हमें बोलता है पॉइंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, जितने भी ये
इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उन्हें हमें प्रिजर्व और हमें उन्हें हेल्दी रखना चाहिए। ओके, अगला बोलते हैं टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ऑफ ह्यूमैनिज्म। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जा चुका है एनडीए में कई बार कि यार कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और ये पूछा गया है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है। यस भाई है, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट हमें बोलता है टू सेफगार्ड वायलेंस एंड एब्जॉर्ब वायलेंस टू सेव। ओके, हमें ये बोलता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। राइट टू स्ट्राइक हमारे पास नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं राइट टू स्ट्राइक हमारे पास नहीं है, बट हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ आदमी लेके हम लोग प्रशासन में कर सकते हैं कि यार ठीक है कि आप लोगों ने हमारे रूल वायलेट किए और हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बट हम दंगे नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं लगा सकते, ये हमारे राइट के खिलाफ है। ओके, अगला बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस। इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल को एक एक्सीलेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब उसको अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए उसको अपनी अच्छी अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, ताकि कि हमारा देश उसके प्राउड फील हो सके और हमारे देश की चढ़ाई हो। जैसे नीरज चोपड़ा ने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता डायमंड लीग से और ओलंपिक्स में भी, तो हुआ क्या है कि उसके लिए हमारे देश की जो रिस्पेक्ट है वो हाई लेवल हो गई है, वो काफी हाई हो चुकी है कि यार इंडिया अब स्पोर्ट्स में भी आ चुका है। हम सोल्जर्स की बात करें, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे इंडिया को डिफेंड कर देते हैं और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द नेशन, हमारे लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सबको पता है यार कि अगर हम लोग पैरासप के सामने जाएंगे, इंडियन मार्कोस के सामने जाएंगे, तो भाई बस हालत टाइट होने वाली है, बाकी को पता है। इसके लिए इंडिया की जो रिस्पेक्ट है वो ऊपर है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11, टू प्रोवाइड the education and opportunities for the children from the age of 6 years towards the 14 year तक उन्हें हमें education देनी चाहिए। This is all about the fundamental duties, right? तो कुछ आगे एक दो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए that fundamental duties जो है, जितनी भी हमारी fundamental duties है, ये फॉरेनर्स के ऊपर नहीं लगती है, हमारे जो एलियंस है उनके ऊपर नहीं लगती है। Fundamental duties are applicable only towards the citizen of the Indians। जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनके ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल है, जो भी हमारे पास आते हैं बंदे फॉरेनर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी नहीं आने वाला यार, फंडामेंटल ड्यूटीज में यही आता है, इतना आसान टॉपिक है ना ये, बस यही आएगा। आगे आप देखो आगे बनता क्या है, बस लगे रहो, मेहनत करो और सब कुछ सफलता प्राप्त होगी यार। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे मेरे को भी यार कि आगे करना है। ठीक है, और बस लगे रहो आप लोग भी, और बहुत कम दिन बच गए हैं आपके, मेरे ख्याल से आई थिंक 60 डेज आर लेफ्ट और 75 डेज आर लेफ्ट, 60 to 62 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एनडीए एज वेल एज फॉर योर सीडीएस पोर्शन। जब रिजल्ट आएगा तो भाई आपके मतलब मजा आ जाएगा, तब आप पहली बार जिंदगी में अच्छी तरीके से रहोगे यार। जब रिजल्ट आएगा हाथ में, जब आपका रोल नंबर यूपीएससी फ्लैश करेगा वहां पे, तो वो काफी खुशी होगी यार। उस दिन के लिए जियो, ऐसा नहीं है कि जीना कि ये मेरा नहीं होगा, सोचो कि अगर मैं हो गया तो, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो। ऐसा नहीं है कि यार अगर ना हो तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, जिसको सोचने दो, तुम लोग अपनी मेहनत करो यार, अपना करो। जब रिजल्ट आएगा ना सबसे ज्यादा खुशी तुम लोगों को होगी, तुम लोगों को सिर्फ, मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट होगा सबसे खुशी आप लोगों को होगी। और देखना भाई उस दिन जितने बंदे आपको छोड़ के गए ना, सारे सारे बंदे आपके पास आएंगे, सारे के सारे, जितने भी आपको ताने मार रहे हैं ना भी, सारे सारे के सारे आपको बोलेंगे ये बंदे में कुछ काबिलियत थी, और आप देखना क्या बनेगा। बस एक बार आप मेहनत कर लो और नाम अपना ले आओ, रोल नंबर ले आओ। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस सेशन। सो फ्रॉम माय साइड, जय हिंद फ्रेंड्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।